वैसे तो प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि उसका नाम कर्नाटक बेहतर होता। जितना नाटक कर्नाटक में अभी तक नहीं हुआ होगा, उतना नाटक महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में ही, पिछले एक साल में उतना हो गया है। पहले बीजेपी की मेहरबानी से शिवसेना को तोड़ा गया। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के ढेर सारे विधायकों को लाकर शिवसेना की का दर्जा ही पूरा का पूरा एकनाथ शिंदे गुट को दिलवा दिया गया। वही पार्टी बन गई। मान लीजिए उद्धव ठाकरे, बाला साहब के बेटे, जो कि दूसरी पीढ़ी के शिवसेना के अध्यक्ष थे, मुखिया थे उसके, वो असहाय रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। भाजपा ने शिवसेना को ऐसा तोड़ा कि उसके अधिकतर विधायक चले गए और जाकर भाजपा के साथ सरकार में शामिल हो गए। तो जो एक दिन पहले तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन, महागठबंधन सरकार में थे, वे सारे के सारे लोग एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। भाजपा ने बड़ी पार्टी रहते हुए भी अपने से आधे विधायकों वाली पार्टी उसके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये एक अलग बात है। लोग कहते हैं कि पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पिछले भाजपाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ही चला रहे थे, लेकिन उतनी बारीकी में जाने का आज मौका नहीं है। तो आज हम महाराष्ट्र की राजनीति में जो ताज़ा हलचल हुई है, जो नाटक वहाँ हुआ है कल से, उस पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर हैं। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार, मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार, उनसे टेलीफोन पर बातचीत करके, उनसे जूम पर इंटरव्यू करके उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। उनसे जूम पर जो बातचीत हुई है उसको भी अभी हम आपको सुनाते हैं ज़रा देर में। मैं तब तक एक ज़रा तस्वीर आपके सामने साफ कर दूं महाराष्ट्र की, क्योंकि वहाँ पिछले साल भर में इतना कुछ हुआ है कि खुद मुझको ठीक से याद रखने में दिक्कत हो रही है कि कौन आज किसके साथ में है, कौन किसको छोड़ कर गए हैं, कौन किसके साथ जुड़ गए हैं। तो हुआ ये है कि जब उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हुए थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी इनके साथ मिलकर एक महागठबंधन सरकार वहाँ पर बनाई थी। वो चल रही थी, अच्छे से चल रही थी, मजबूत सरकार थी। दोनों के बीच सावरकर जैसे कुछ एक मुद्दों को लेके, हिंदुत्व के कुछ एक मुद्दों को लेके एक असहमति थी, लेकिन सरकार इसलिए चल रही थी कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उनके बीच में साफ था कि किन मुद्दों पे हमारा स्टैंड अलग अलग रहेगा, बयान अलग अलग रहेंगे, लेकिन सरकार चलाने के मुद्दे पे हम साथ रहेंगे। लेकिन ऐसे में हुआ ये कि शिवसेना के भीतर के विधायकों को तोड़कर भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी इसके ऊपर की। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, इनके फैसलों को गलत बतलाया। राज्यपाल के फैसलों के बारे में काफ़ी कड़ी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना मुमकिन इसलिए नहीं था कि उनको विधानसभा में विश्वास मत के रास्ते नहीं हटाया गया था। वहां जाने के पहले उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बाद में लोगों को मलाल भी हुआ कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दिए रहते तो आज सुप्रीम कोर्ट से वो दोबारा स्थापित हो सकते थे मुख्यमंत्री। खैर, वो भी पुरानी बात हो गई। इस बीच आपको याद होगा, एक दिन सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे एक खबर आई थी कि एक राज्यपाल थे वहाँ पे, कोश्यारी। खबर आई थी कि राजभवन में सुबह सुबह जाके शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ। बड़ी अटपटी बात थी, लोगों को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। लोगों को ये जरूर मालूम था अजीत पवार उप मुख्यमंत्री रहने के आदी हैं और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ के वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, जो कि हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो अजीत पवार ने कल जब उप मुख्यमंत्री की शपथ ली एकनाथ शिंदे के साथ, तो ये चौथी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार। और आपको याद होगा कि एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना छोड़ी थी तो उनकी शिकायत यही थी कि इस सरकार में शिवसेना के साथ एनसीपी शामिल है
जिसके उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शिवसेना के विधायकों के काम नहीं करते हैं, शिवसेना विधायकों के साथ बर्ताव ठीक नहीं करते हैं, इसलिए हम शिवसेना छोड़ रहे हैं। अजीत पवार के मुद्दे पर शिवसेना छोड़ी थी एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने। आज भाजपा ने उसी अजीत पवार को लाके एकनाथ शिंदे के सिर पर बैठा दिया है। अगर आपने सोशल मीडिया पर शपथ ग्रहण की सरकारी गैर सरकारी तस्वीरों को अगर कल से देखा होगा तो आपको ये दिखेगा कि एकनाथ शिंदे का चेहरा लटक गया है। इसके पहले भी तस्वीरों में आमतौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री जैसे दिखते थे और एकनाथ शिंदे उनके डिप्टी की तरह दिखते थे। लेकिन अब तो जब शिंदे से बात भी की होगी भाजपा ने या नहीं की होगी मुझको नहीं मालूम, लोगों का कहना है कि शिंदे की उनको कोई परवाह नहीं है और शिंदे की अब उनको कोई ज़रूरत भी नहीं है। लोगों का ये कहना है कि एनसीपी के अधिकतर विधायकों को लेके जो अजीत पवार आ गए हैं साथ में, तो इसके बाद में अब एकनाथ शिंदे के 16 विधायक जिनकी पात्रता पे फैसला अभी विधानसभा अध्यक्ष को लेना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर वो सारे अपात्र हो जाते हैं एकनाथ शिंदे सहित, तो भी इस सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 40 के करीब विधायक लेकर अजीत पवार यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसा उनका दावा है। शरद पवार अभी अपनी पार्टी में अपनी बेटी के साथ कायम है। शरद पवार वहाँ पर अध्यक्ष थे, उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष अपनी बेटी को बनाया था, वो उनके साथ में है। लेकिन जिनको वो अपना दायां हाथ जैसा मानते थे वो प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार को छोड़कर सरकार के साथ आ गए हैं, अजीत पवार के साथ एनसीपी छोड़कर इधर आ गए हैं। इसको लेकर लोगों को बड़ी हैरानी है। इस हैरानी का एक खुलासा मैं अभी करता हूं आपसे। और तो कुल मिलाकर हालत यह है कि विधानसभा में अभी अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शिवसेना छोड़कर आए हुए 16 विधायकों की पात्रता अपात्रता पे एक फैसला लेना है। वो फैसला लेट कर रहे हैं, महीना भर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का कहे हुए। कुछ लोगों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष कितना भी समय ले सकते हैं इसमें, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उनको फैसला लेना पड़ेगा जल्दी। जो भी हो, एकनाथ शिंदे भी अगर अपात्र हो जाते हैं तो जाहिर है कि भाजपा अपने किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं वहाँ पे। तो कुल मिलाकर हालत यह है कि इस सत्तारूढ़ गठबंधन में मुख्यमंत्री जो है वही सबसे किनारे हो गए हैं, ऐसा लगता है एकनाथ शिंदे। शिवसेना के संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे के बाद के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं सार्वजनिक रूप से, उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये अपात्रता होगी एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों की, और कोई कानून इसको रोक नहीं सकता, ये होगी ही होगी अपात्रता विधानसभा से, उस दिन यहाँ पर सरकार अस्थिर हो जाएगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जाहिर तौर पे ऐसा दिखता है कि नया मुख्यमंत्री बनेगा। हो सकता है अजीत पवार उस समय भाजपा को एक बार फिर ये ब्लैकमेल करें कि या तो आप मुझको मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो मैं ये सरकार गिराकर वापस चाचा के पास लौट रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अजीत पवार ने जो नाटक किया है, ये साल भर पहले भी उन्होंने इसी किस्म का एक नाटक किया था। सुबह सुबह मुंह अंधेरे चाय भी नहीं पी थी और जाकर राजभवन में उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद पहली चाय वहीं पी थी सुबह की। तो लोगों का ये मानना है कि उस समय भी शरद पवार ने अपने भतीजे के इस पूरे काम के बारे में न कुछ कहा, न कोई कार्रवाई की, न कोई सफाई दी, वो बात आई गई उन्होंने कर दी। कुछ लोगों को ऐसी आशंका है कि आज भी शरद पवार जो कर रहे हैं, ये शरद पवार की सहमति अपने भतीजे अजीत पवार के साथ में है और वो एक किसी व्यापक योजना के तहत ऐसा कर रहे हैं, ये लोगों का मानना है। कुछ लोगों का जिन भास्कर अखबार के मुंबई संस्करण के स्थानीय संपादक विजय सिंह, उनसे मैंने अभी इस बारे में बात की है, हम आपको वो इंटरव्यू अभी दिखाते हैं। उन्होंने भी बड़ा खुल के कहा है कि जो लोग एनसीपी के सेंट्रल एजेंसीज के ईडी, आईटी इनकी जांच में फंसे हुए थे, उनका तो जाना ठीक था,
लेकिन पवार के जो सबसे कट्टर निष्ठावान समर्थक माने जाते थे, उनका जाना हैरानी कर रहा है, खासकर ऐसे लोगों का जो पवार के निष्ठावान थे, किसी एजेंसी के जांच में घिरे हुए नहीं थे, उनके सिर पर कोई तलवार नहीं लटकी हुई थी, उसके बाद भी वो छोड़ के गए हैं। तो क्या ये पवार की ही किसी योजना का हिस्सा है? ये दूसरी बात हुई। अब एक बात ये भी है कि ये मौका ऐसा है कि विपक्ष की पटना में एक बैठक हुई ही थी, अभी एक बैठक अभी और चल रही होने को है, आजकल में या किसी दिन एक बैठक विपक्ष की और हो रही है पटना में। पवार जो हैं विपक्ष की एक बड़ी ताकत हैं, बड़ी धुरी हैं। जो लोग मीटिंग में शामिल होते हैं उनमें पवार की वरिष्ठता का कोई दूसरा नेता नहीं है, इतने सीनियर नेता हैं। सोनिया गांधी के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है, तो ये मान के चलते हैं लोग कि पवार जो बात करेंगे वो सोनिया गांधी से चर्चा कर चुके रहेंगे। ऐसी हालत में खुद पवार की पार्टी अगर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनको ये कहना पड़ता है कि मैं उद्धव ठाकरे जी के साथ मिलकर एनसीपी को दोबारा खड़ा करूंगा महाराष्ट्र में, उनकी उम्र बहुत हो गई है, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा खड़ा कर लूँगा, तो क्या सचमुच ही पूरी पार्टी उनके हाथ से निकल गई है? उनकी पार्टी ने विधानसभा में अध्यक्ष को ये शिकायत की है कि अजीत पवार के साथ जिन लोगों ने 9 लोगों ने मंत्रिमंडल में शपथ ली है कल, उनको अपात्र घोषित किया जाए। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, वो पार्टी छोड़ के नहीं गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। तो ये भी कहा है। अभी हम करते हैं एक बात को, अपनी बात को रोक कर मैं आपको विजय सिंह जी से हुई बातचीत अभी दिखाता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए विजय सिंह जी से क्या बात हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है उसको समझने के लिए मैंने महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात करने की आज कोशिश की है। वहां मुंबई में दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक विजय सिंह कौशिक जी, मैं इस वक्त जूम पर उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। विजय जी नमस्कार, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूं। नमस्कार सुनील जी। मैं महाराष्ट्र की हालत समझना चाहता था आपसे। ये अजीत पवार का कल का फैसला, सरकार में शामिल होना, एनसीपी को इस तरह से तोड़ देना, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? एनसीपी में ये क्या भूचाल आया है? देखिए ये जो 14वीं महाराष्ट्र की 14वीं विधानसभा है, 2019 में इसका जब चुनाव हुआ था जी तो महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया था भाजपा शिवसेना गठबंधन को। जी लेकिन चुनाव होते ही जिस तरह शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पलटी साथ जा मिले और जी वहीं से सारा कुछ गड़बड़ होना शुरू हुआ। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ रहती तो मुझे लगता है कि अब ये सरकार पूरी तरह अच्छी तरह से चलती रहती है। 3.5 साल का एक कार्यकाल भी पूरा हो गया है। हाँ इन 3.5 साल में 3 शपथ ग्रहण हो चुके हैं। हाँ और महाराष्ट्र की आम जनता जो है इस बात से बहुत बुद्धिजीवी आम जनता बहुत दुखी है कि ऐसा यूपी बिहार में भी नहीं हो रहा है जो यहाँ की राजनीति में हो रहा है। हाँ यहाँ की राजनीति का 3 तिरह हो गया है, नैतिकता सिद्धांत तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ और जो जहां तक अजीत पवार के एपिसोड का सवाल है तो ये तो होना ही था। हाँ इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये तो उसी दिन से तय हो गया था जब दोनों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सरकार बनाई थी, जो कुछ ही घंटों में गिर गई थी। जी उसके बाद से ही अजीत पवार बीजेपी के साथ कब चले जाएंगे इसका इंतजार हो रहा था। और इसके पहले अप्रैल में जब ये मामला एक बॉन्डर उठा था कि अजीत पवार जा रहे हैं, तो हाँ बॉन्डर उठा और फिर शांत हो गया। हाँ तो मेरा एक दैनिक भास्कर में कॉलम छपता है राज रंग करके, उसमें मैंने लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है। हाँ उसमें मैंने लिखा था एक बड़े बीजेपी नेता के हवाले से कि वो जो कुछ हुआ था वो अनायास नहीं हुआ था, वो तो एक ट्रेलर रिएक्शन चेक करने के लिए किया गया था हाँ कि यहाँ के लोगों का किस तरह रिएक्शन होता है। हाँ। वो ट्रेलर था, उन्होंने बोला था ट्रेलर है, फिल्म रिलीज होनी बाकी है, तो फिल्म कल रिलीज हो गई। विजय जी, ये रिएक्शन की कौन देखना चाहता था, कौन जज करना चाहता था जनता का रिएक्शन? बीजेपी देखना चाहती थी कि एनसीपी में इसका क्या रिएक्शन होता है, जनता में क्या रिएक्शन होता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में क्या रिएक्शन होता है। अच्छा। क्योंकि बार बार कोई चीज होती है तो उसका वो प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा हाँ आदमी के
स्वभाव है, हाँ, एक ही चीज बार बार होता है, जिससे अचानक लोगों को झटका नहीं लगा। जो कल अजीत पवार ने किया वो झटका नहीं लगा, नहीं लगा। क्योंकि 2 महीना पहले तो ऐसा हो गया था कि बस अजीत पवार कभी भी बात जो है जल्दी ठंडा हो गया था। और उसके बाद कल पहले से ही तय था वो हो गया। तो ये पवार जी को अंदाज था कि ऐसा होने जा रहा है? मुझे मुझे लगता है कि अंदाज था, क्योंकि अभी बीच में जो पवार साहब ने इस्तीफा पद छोड़ा था, जी। तो वो भी रिएक्शन जांचने के लिए ही था। अजीत पवार को दिखाना चाहते थे कि अब अभी बॉस मैं ही हूँ। जिस तरह उनके इस्तीफा देने के बाद बवंडर उठा, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जगह जगह उनकी तस्वीर लेके खड़े होते हाँ, दिखाई देने लगे। हाँ, ये सब सब कुछ पहले से प्लान था, हाँ, अजीत पवार को बताना था। उसके बाद ये जो सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाया गया है, हाँ, ये भी इसी का हिस्सा है। हाँ, उनको पता था, पवार उनके लोगों के, कि अजीत पवार वहां जा रहे हैं, कभी भी हाँ, जा सकते हैं। इसके हाँ, लिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया, और अजीत पवार के लिए भी अच्छा हुआ, उनको भी अपना पाला बदलने में आसानी हो गई। हाँ। लेकिन ये बतलाइए, ये विधायक जितने का दावा कर रहे हैं अजीत पवार, जिनकी चिट्ठी उन्होंने राज्यपाल को दी है, क्या सचमुच ही इतने विधायक उनके साथ हैं? तो ये कल तो काफी विधायक उनके साथ गए थे, लेकिन ये चीज स्पष्ट होने में अभी टाइम लगेगा। ये हाँ, सब इस बार पूरी तरह से प्री प्लान है। और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष भी उन्हीं का है, हम्म, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शिवसेना के विधायकों का पात्रता का फैसला जल्द से जल्द ले। हाँ, तो फैसला दिए महीना होने को आ गया, हाँ, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कोई फैसला लिया नहीं। हाँ, तो ऐसे भी ये जो विधायक उन्होंने बता रहे हैं, हाँ, अगर वो मामला जाएगा अभी विधानसभा अध्यक्ष के पास, तो उसमें कुछ होना है नहीं। हाँ, इसलिए एनसीपी के विधायक भी बड़े पैसों पेश में है। वो क्या करे, जो कुछ तो नहीं जाना चाहते, उनको भी जाना पड़ रहा है। हाँ, उनको पता है कि हम कम से कम सत्ता के साथ रहेंगे, अभी इधर भी रहेंगे तो उनकी हालत न इधर को होगा न उधर को होगा। हाँ, क्योंकि उनको पता है सरकार तो गिरने वाली है नहीं। अजीत पवार आज अभी बाहर आ जाए तो सरकार की सेहत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सारा कुछ जो है लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव ही सबसे अहम है। ठीक। और यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र की है। हाँ, 48 में से पिछली बार उनको 43 सीटें बीजेपी शिवसेना के साथ मिलके जीता था। हाँ, तो फिर से दिल्ली में 2024 में सत्ता मिले, उसमें महाराष्ट्र का योगदान बहुत बड़ा है। हाँ, और इसके ये सारा कुछ इसके लिए किया जा रहा है। जो तीन पार्टियों का गठबंधन बना था, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव का, वो काफी मजबूत गठबंधन हो गया था। हाँ, क्योंकि इधर बीच में नौ नौ ये पिछले 3.5 सालों में विधानसभा के 9 उपचुनाव हुए, उसमें 9 में से वो 3 बीजेपी जीत पाई, बाकी सब चुनाव वो गठबंधन ही जीत लिया, महागठबंधन ने। हाँ। तो और तीनों मिल के लड़ते थे, तो इन पे भारी पड़ते थे। तो ये उस वक्त फिर इस गठबंधन को राजभवन का इस्तेमाल करके, राज्यपाल का इस्तेमाल करके इसको तोड़ा गया, हटाया गया। जी, ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही था कि एनसीपी को तोड़ देंगे तो गठबंधन कमजोर हो जाएगा। हाँ, फिर केवल कांग्रेस बचेगी और शिवसेना उद्धव। और यहाँ के राजनीति का विदर्भ नहीं है, तो शिवसेना और एनसीपी पश्चिम पार्टी है, वहां न बीजेपी उतनी मजबूत है, न शिवसेना न कांग्रेस जी। में। मनोवैज्ञानिक असर भी होता है कार्यकर्ताओं में। इससे जो ये जो हुआ है, पहले शिवसेना को तोड़ा, अभी फिर एनसीपी को तोड़ दिया, तो उनके कार्यकर्ता जो है हतोत्साहित हुए हैं। हाँ, हाँ। एक एक बात ये बतलाइए विजय जी, कि एक नाथ शिंदे के ऊपर जो अपात्रता का एक खतरा मंडरा रहा है, जिससे कि महाराष्ट्र की सरकार आज की अस्थिर हो सकती है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए अजीत पवार को लाया गया है, या एक नाथ शिंदे को एक झटका देने के लिए लाया गया है कि अब तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे मुझे तो लगता है कि मेन लोकसभा चुनाव के लिए सब किया गया है। ऐसा? लोकसभा चुनाव के पहले किसी भी तरह इनको इस गठबंधन को तोड़ना था। हाँ, ये जो तीनों पार्टियों का गठबंधन था और जिस जिस तरह मजबूत बना था, उससे बीजेपी के नेता चिंतित थे। हाँ, बीजेपी के नेता रिकॉर्ड बातचीत में कहते थे कि चुनाव के पहले कुछ न कुछ हो जाएगा। हाँ, जब हमसे उनसे पूछते थे कि कैसे मुकाबला करेंगे ये तीन पार्टियों का एक साथ, तो हाँ, वो यही बोलते थे चुनाव के पहले कुछ न कुछ हो जाएगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव ही इसका मेन कारण है। और जहां तक अपात्रता की बात है, तभी तो उस पर कुछ हैं, उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो मुस्कुरा के टाल जाते हैं।
हाँ। तो अब जल्द फैसला लेंगे इस पे भी उनको संदेह है। अच्छा, ये बतलाइए मुझको कि आज की जो हालत है जिसमें अजीत पवार के साथ बहुत से विधायक चले गए हैं सत्ता में, शरद पवार के साथ बहुत कम लोग बच गए हैं, तो क्या शरद पवार एक बड़े कमजोर नेता हो गए हैं आज की तारीख में? अगर ये जिस तरह अजीत पवार दावा शरद पवार कमजोर हो गए हैं, अभी क्या सवाल काफी दिनों से चल रहा था कि पवार के बाद एनसीपी को कौन संभालेगा, पवार के उत्तराधिकारी कौन होगा। तो जी। उन्होंने अपनी बेटी को कार्याध्यक्ष बना के साबित कर दिया हाँ। कि उनका उत्तराधिकारी कौन है। हाँ। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जिन और एक सज्जन को कार्याध्यक्ष बनाया था, प्रफुल्ल पटेल जी, वो भी हाँ, अजीत पवार के साथ चले गए चले हैं। गए। दिलीप वलसे पाटिल जो उनके बेहद करीबी हैं, और दिल्ली आज एक बार भुजबल का मामला समझ में आता है कि भुजबल खिलाफ करप्शन के आरोप हैं, जेल भी जा चुके हैं। यही बीजेपी सरकार ने उनको जेल भेजा था, 2 साल से ज्यादा समय तक जेल में थे। उनका तो मामला समझ में आता है। हसन मुश्रीफ का भी मामला समझ में आता है कि वो तो कोर्ट की वजह से बचे नहीं, तो सरकार उनको जेल तो भेजने पे ही तुली हुई थी, रोज उनके यहाँ छापे पड़ रहे थे। जी। तो वो भी इन सब जांच एजेंसियों से बचने के लिए आ गए हैं। लेकिन वलसे पाटिल और प्रफुल्ल पटेल का इधर आना कई तरीके के शक पैदा करता है। कुछ हम्म। लोगों को तो ये भी आशंका है कि कहीं पवार साहब की हाँ। सहमति से तो ये सब नहीं हो रहा है। हाँ। पवार साहब के बारे में कहा जाता है उनको समझना ना आसान काम नहीं है। हाँ, यानी जैसे डॉन को ढूंढना मुश्किल है, वैसे ही पवार को समझना हाँ। मुश्किल है। हाँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये भी एक आशंका कुछ लोगों के मन में है कि अजीत पवार जो कुछ कर रहे हैं इसके पीछे शरद पवार की भी कोई योजना हो सकती है। हाँ, ये भी आशंका है लोगों के मन में, क्योंकि जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो पवार साहब बहुत ही रिलैक्स दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ एक भी शब्द बोलने से परहेज किया। हाँ। और यहाँ तक कि जब उनको पूछा गया कि आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे, तो उन्होंने कोर्ट में भी ले जाने से मना किया। हाँ। तो इससे तो पता चलता है। और जिस तरह प्रफुल्ल पटेल और दिलीप वलसे पाटिल गए हैं उधर, उससे लोगों को इस आशंका को बल मिल रहा है कि कहीं पवार साहब की मुख्य सहमति तो नहीं है। अब ये बतलाइए कि ये पूरा घटनाक्रम जो है इसका एक नाथ शिंदे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जब वो सरकार छोड़ के निकले थे, शिवसेना छोड़ के निकले थे एक नाथ शिंदे, उन्होंने ये कहा था कि अजीत पवार का बर्ताव हमारे विधायकों के लिए खराब था, उनके काम नहीं करते थे, हम्म। इसलिए हम छोड़ के निकल जी। रहे हैं। तो अब तो वही अजीत पवार फिर से इनके उप मुख्यमंत्री हो गए हैं एक नाथ शिंदे के। तो एक नाथ शिंदे की स्थिति अब कमजोर हो जाएगी क्या बीजेपी और एनसीपी साथ आने से? देखिए, ऐसा तो पड़ेगा ही। मुझे लगता है ये सब जो कुछ हुआ है वो उसमें ये शिंदे साहब की मन से नहीं हुआ है, ये सब दिल्ली की साजिश पे हुआ है। हाँ। जो कुछ हुआ है, दिल्ली पार्टी हाई कमान जो चाह रही है वो कर रही है। न इसमें देवेंद्र जी का कुछ चाह है, न एक नाथ शिंदे जी का कुछ चला है। हाँ। और एक नाथ शिंदे की स्थिति कमजोर तो होनी। एक नाथ शिंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो शिवसेना हाँ। में रहते हुए उनको समझ में आ गया था मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा, और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सूची में उनका नाम आ चुका है। तो हाँ। उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। और उनकी ये पार्टी ये सरकार के बाद, इस चुनाव के बाद आगे चलेगी, इसको लेकर भी लोगों के मन में आशंका है। हाँ। तो अभी अभी विधानसभा चुनावों को वक्त कितना बाकी है? राज्य सरकार का कार्य। विधानसभा चुनाव को भी अब अभी ये अक्टूबर 2024 में कार्यकाल खत्म होगा विधानसभा का। ठीक। तो अक्टूबर के उसके पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। और लोकसभा। लोकसभा तो पिछले साल ही है, तो इसके 6 महीने पहले लोकसभा रहता है। पहले। महाराष्ट्र विधानसभा के 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव होते हैं। ठीक, वो छत्तीसगढ़ में जैसे 6 महीने बाद होते हैं, तो वो एक अलग किस्म का फर्क यहाँ पड़ता है। हाँ, यहाँ 6 महीने पहले होते हैं। लेकिन यहाँ हमेशा देखा गया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में अंतर रहता है। हाँ। लोग 6 ही महीने का अंतर रहता है चुनाव में, लेकिन परिणाम में अंतर रहता है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी जीतती है वो विधानसभा चुनाव में वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। हाँ। तो कांग्रेस जी। और उद्धव ठाकरे गुट का क्या रिएक्शन रहा है कल के इसके ऊपर? देखिए, जहां तक तीनों पार्टियों गठबंधन का सवाल है, इससे झटका तो लगा है गठबंधन कमजोर हुआ है। लेकिन जहां केवल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को तो इससे फायदा ही हुआ है।
ये एनसीपी एक बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस से ज्यादा आगे निकल गई थी इस विधानसभा। हाँ अभी तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी हो गई है तीनों गठबंधन में। हाँ और दूसरे अब नेता विपक्ष का पद भी कांग्रेस दावा करेगी। नेता विपक्ष का पद भी अब कहीं कांग्रेस को ही मिल जाएगा। हाँ। तो कांग्रेस, जहां तक केवल गठबंधन को तो फर्क असर हुआ है, गठबंधन कमजोर हुआ है, लेकिन इसलिए कांग्रेस के लोग इससे ज्यादा चिंतित नहीं है। बस चिंता कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है कि शिवसेना एनसीपी के बाद अब कहीं कांग्रेस का नंबर न लग जाए तोड़ अच्छा, फोड़ के लिए। तो ऐसे ऐसे आसार हैं कांग्रेस के भीतर, ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं? नहीं, कांग्रेस में ज्यादा बड़ा इस तरह की बगावत के तो आसार नहीं है, लेकिन उनके एक दो बड़े नेता जा सकते हैं जो जो जांच एजेंसियों के निशाने पे हैं। अच्छा। तो ऐसे एक दो बड़े नेता जा सकते हैं बीजेपी के साथ। ऐसा। जी। और ये सरकार आपको अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए स्थिर दिखती है कि इसके सिर पे भी कोई खतरा दिखता है आपको? नहीं, स्थिरता पे खतरा नहीं है। अगर 16 विधायक अपात्र हो भी जाते हैं तो बहुत मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा, उससे भी सरकार की स्थिरता पे फर्क नहीं पड़ता था। हाँ अभी साथ में एनसीपी आ गई, उसके भी विधायक आ गए हैं, तो सरकार तो और मजबूत ही हुई है। हाँ। तो सरकार तो कार्यकाल पूरा करने में कोई संदेह नहीं है। हम्म। अभी खुद ही विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराना चाहे तो बात अलग है। ये मैं असल क्योंकि बात। यहाँ जी भी जी जी, प्लीज बोलिए। यहाँ भी चुनाव जो है, लोग मोदी के नाम पे ही सब कुछ है। यहाँ भी अभी चुनाव प्रचार पूरा शुरू हुआ है। चुनाव प्रचार नहीं तो नहीं बोल सकते, लेकिन चुनाव की जो तैयारी शुरू हुई है मोदी के नाम पे ही चल रहा है सब हाँ कुछ। हाँ। तो मोदी के चेहरे पे ही चुनाव अगर लड़ना होगा तो विधानसभा चुनाव हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ में ही हो जाए। ये बतलाइए मुझको, अजीत पवार के आने के बाद में शिंदे गुट के 16 लोग अगर अपात्र हो जाते हैं तो भी बहुत सेहत पे फर्क नहीं पड़ता सरकार के। तो क्या जी। ऐसी हालत में भाजपा की ये दिलचस्पी होगी कि ये शिंदे गुट के लोग अपात्र हो जाएं और मुख्यमंत्री फिर भाजपा का एक बार बन जाए? हाँ, ये तो भाजपा के लिए मुझे लगता है फायदे की बात होगी, हाँ क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता इस बात से दुखी है कि हाँ उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है। हाँ 104 विधायक उनके पास है। उनको सबसे मतलब जो सीटें मिली है कैबिनेट में वो लगभग उनके बराबर मिली है। हाँ हाँ अभी अभी कल कल आए हैं अजीत पवार जी, उनके 9 मंत्री हैं उनको लेकर। हाँ और शिंदे शिंदे के विधायकों की संख्या बीजेपी से आधी आधी है। हाँ तो उनके भी 10 मंत्री हैं और बीजेपी के भी 10 मंत्री हैं। हाँ और बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं है, उनका उनका उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी दूसरी पार्टी का है। हाँ तो बीजेपी ने तो बहुत त्याग किया है, लेकिन ये सारा त्याग जो है लोकसभा चुनाव के लिए ही है। हाँ। लेकिन अनायास ही अगर विधानसभा में अपात्रता की वजह से अगर शिंदे को हट जाना होता है मुख्यमंत्री पद से, तो भाजपा के लिए दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। हाँ भाई, ये बात आप सही कह रहे हैं। भाजपा के लिए दोनों हाथों में लड्डू, सरकार भी नहीं जाएगी और हाँ उसके ऊपर आरोप भी नहीं लगेगा। हाँ। क्योंकि वो अपात्रता तो भाजपा तय क्या नहीं कि करेगी। उन्होंने शिंदे को मंत्री भी हो जाएगा, हाँ बनाना ही पड़ेगा। हाँ। और दूसरा ये है कि भाजपा विरोधी दो पार्टियों में विभाजन हो गया, शिवसेना में विभाजन हो गया, एनसीपी में विभाजन हो गया। तो कुल मिला के जी, भाजपा विरोधी कमजोर हो गए महाराष्ट्र में। कमजोर हो गए। हाँ। ये आप कह सकते हैं कि विजय जी, आपने बड़ी दिलचस्प व्याख्या की है इसकी, हमको दूर बैठकर इतना समझ में आ नहीं रहा था। तो आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए हमारे पाठकों और दर्शकों को। मैं आने वाले दिनों में कुछ और ऐसा नाटक अगर होगा वहां पर, यानी जी महाराष्ट्र का नाम तो महाराष्ट्र है लेकिन वहां पर भी कर्नाटक की तरह नाटक राजनीति में बहुत हो रहे हैं, उससे ज्यादा ही जी हो रहे हैं। तो जी। फिर कुछ रहेगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आपने इतना समय दिया, बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर, जी, धन्यवाद। थैंक यू। आपने देखा विजय सिंह जी का इस बारे में क्या कहना है। वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, राजनीति को कवर करते हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं अखबार नवीसी करते आए हैं और आज भास्कर के स्थानीय संपादक हैं मुंबई के। तो मैं आपसे कह रहा था कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, सारी पार्टियों के लोग जो हैं ये सारे संपन्न लोग हैं। महाराष्ट्र देश का सबसे संपन्न प्रदेश है, वहाँ के नेता देश के सबसे संपन्न नेता रहते हैं। जो अफवाहें रहती है बाज़ार में, उनके हजारों करोड़ के असामी होने की अफवाहें रहती है, मैं सच नहीं जानता। लेकिन अब ये है कि ये
अजीत पवार का इस तरह से जाकर भाजपा के साथ सरकार में शामिल होना, इन तमाम बातों को अगर शरद पवार की तरफ से, बची हुई एनसीपी की तरफ से, या शरद पवार के नाम पर जो 2-4 लोग विधायक बचे होंगे उनकी तरफ से अगर कोई चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों के लिए बड़ा रोजगार निकलेगा। एक एक की तरफ से, अजीत पवार की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, शिंदे की तरफ से, या फडणवीस बीजेपी की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, कई बड़े बड़े दिग्गज वहाँ खड़े हो सकते हैं जिनकी फीस अकल्पनीय है। ऐसे लोग वहाँ खड़े हो सकते हैं और मामला चल सकता है आगे। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का फैसला एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों पर आ सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। महाराष्ट्र अभी जल्दी शांत नहीं होने वाला है, वहाँ की घटनाएं अभी चलेंगी आगे। अभी पोर्टफोलियो बटेंगे मिनिस्टर्स को जो गए हैं वहाँ पे, उससे किसी में असंतोष होगा। अगर आप शपथ ग्रहण की तस्वीरें देखें, जहाँ राज्यपाल रमेश बैस शपथ दिलाया उन्होंने लोगों को, और आसपास मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमंत्री सभी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं वहाँ पर, उसमें अगर आप देखेंगे तो तमाम लोगों के बीच में सबसे लटका हुआ चेहरा जो है वो एकनाथ शिंदे का था, मुख्यमंत्री का। जैसे कि किसी बच्चे से उसके हाथ की 2 चॉकलेट से छीन के एक किसी और को दे दी जाए, ऐसा चेहरा लटका हुआ था एकनाथ शिंदे का। अब मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में अगर शिंदे अपात्र हो जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष से तो क्या होगा। बहुत सारी घटनाएं होगी। फिलहाल आपने मुंबई के जिस पत्रकार से मैंने बात की, विजय सिंह से, आपने उनको भी सुना। और एक बात समझने की ज़रूरत है, शरद पवार ज़मीन के ऊपर जितने हैं उससे दुगने वो ज़मीन के नीचे हैं। उनकी तरकीबें, उनकी चाल, उनकी स्कीम्स, इसके बारे में आसानी से अंदाज नहीं लगता है। तो हम आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को लेकर आपके सामने फिर आएंगे। आज के हालात बताने के लिए इतनी बात काफ़ी थी। आपको ये अच्छे लगते हो वीडियो हमारे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बटन दबाएं। हम आपसे फिर मिलते हैं।